अलीशा की वो हंसी बेहद खतरनाक थी। अरोड़ा फैमिली की नजरें जैसे ही चेयर पर बंधी अलीशा पर पड़ी तो उनके चेहरे पर घटिया स्माइल आ गई। एक औरत जिसने महंगी साड़ी पहनी थी और ऊपर से नीचे तक वो महंगे गहनों से सजी हुई थी। ये औरत जसवंत अरोड़ा की बीवी अरुणिका अरोड़ा थी, जो कि बहुत ही घटिया और चालबाज औरत है। जसवंत अरोड़ा अरुणिका के साथ चाचा, चाची और उनकी बेटी सब अलीशा की हालत पर हंस रहे थे। आदित्य, जीवा, इसने प्रॉपर्टी हमारे नाम पर की या नहीं, या फिर अभी भी ये लड़की हमारे हाथों से और ज्यादा टॉर्चर होना चाहती है? अरुणिका ने नफरत से कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य अपना सर ना में हिलाते हुए बोला, नो आंटी, अभी भी इस लड़की का एटीट्यूड वैसा का वैसा ही है। देखो कैसे हमें घूर रही है और प्रॉपर्टी हमारे नाम करने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं इस लड़की को हमसे प्रॉब्लम क्या है। क्या तुम हमें खुश नहीं देख सकती हो अलीशा? तुम तो वैसे भी मरने वाली हो। इससे अच्छा तुम मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। क्या पता हम फिर तुम्हें मरने से बचा लें। उसने गंदी हंसी हंसते हुए कहा। तभी चाचा जी की बेटी निहारिका अलीशा के पास आई और नफरत से उसे देखते हुए बोली, मुझे इसकी आंखों में अपनी मौत का खौफ देखना है। इतना टॉर्चर करने के बाद भी ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। उसने नफरत से अलीशा को देखते हुए कहा। वो अलीशा की खूबसूरती से जल रही थी। उन सब की बातें सुनकर अलीशा की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई। अचानक ही वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद ठंडी थी, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस वक्त वो बहुत डेंजर और किसी सनकी की तरह लग रही थी। अलीशा की इतनी खतरनाक हंसी सुनकर एक पल के लिए वो सब डर गए। निहारिका अपने आप 2 कदम पीछे हट गई। उन सबको अलीशा का खौफ था, लेकिन फिर जसवंत ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, लगता है अपनी मौत का सदमा इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये पागल हो गई है। अपने आखिरी टाइम में कैसे हंस रही है, बेवकूफ लड़की। इतना बोलकर उसने चाचा जी की तरफ देखा और कहा, अरुण जल्दी से प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आओ और इससे साइन करवाओ। अब हमें और लेट नहीं करना है। उनकी बात सुनकर चाचा जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उन्होंने फाइल से प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले। लेकिन जैसे ही उन्होंने अलीशा की तरफ अपने कदम बढ़ाए, तभी उनके कानों में अलीशा की ठंडी आवाज पड़ी। क्या फायदा उस प्रॉपर्टी का जब उसका यूज करने के लिए तुम में से एक सिंगल आदमी भी जिंदा नहीं बचेगा? तुम सबको लगता है तुम मुझे मारकर मेरे पैसों पर ऐश कर सकते हो? बहुत भोले निकले रे तुम सब। इतने सालों में अलीशा को इतना ही जान पाए। बिना मेरी परमिशन के कोई मेरा एक पैसा भी नहीं ले सकता है, और तुम सब मेरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहते हो। इतना बोलकर वो पागलों की तरह जोर से हंसने लगी। उसकी बात सुनकर और हंसी देखकर उन सब के बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। आदित्य घबराते हुए बोला, अलीशा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? हमें पता है तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो। इस हालत में तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। उसने इतना ही कहा, तभी अलीशा हंसते हुए बोली, ओह रियली, बट तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज माउथ लैंग्वेज से मैच क्यों नहीं कर रही है? ये कहते हुए उसने आदित्य के कांपते पैरों को देखा, जो डर से पूरा हिल रहे थे। तभी अलीशा ने अपने हाथ में पहनी वॉच में कुछ किया और अचानक ही वहां सेकंड्स चलने की आवाज उन सब के कानों में पड़ी, जिसे सुनकर वो सब घबराते हुए इधर उधर देखने लगे। लेकिन तभी अचानक उन्हें अपने पैरों के नीचे कुछ हलचल सी महसूस हुई। सबने सर झुका नीचे देखा, जहां छोटे छोटे बम निकले हुए थे, जिन्हें देखकर वो सब अपनी जगह फ्रीज हो गए। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। उन सबकी हालत देखकर अलीशा तिरछा मुस्कुराते हुए बोले, तुम सबको क्या लगा तुम सब मेरी टेरिटरी में आकर मुझे हरा सकते हो, मुझे मौत दे सकते हो? अब मेरे साथ तुम सब भी मरोगे। तुम सबको यहाँ बुलाने का मेरा ही प्लान था, और तुम सब बेवकूफ़ मरने के लिए मेरे इलाके में आ गए। यहाँ बिना मेरी परमिशन के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और तुम सबको लगा कि तुम क्वीन को ख़त्म कर दोगे। तुम सब तो सच में बहुत बेवकूफ़ निकले। उसकी बातें सुनते ही जसवंत अरोड़ा अलीशा के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, अलीशा बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती है। हम सब तुम्हारी फैमिली है, तुम अपनी फैमिली के साथ। इससे आगे वो कुछ बोलते उससे पहले ही अलीशा ने हंसते हुए अपनी वॉच में एक बटन दबाया, जिसके अगले ही पल वो पूरी जगह एक साथ बम ब्लास्ट के साथ आग की लपटों में घिर गई। अरोड़ा फैमिली के साथ आदित्य भी जिंदा आग में जलने लगा। उन सब की चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। अलीशा जलती हुई भी जोरों से हंस रही थी। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया और वो पूरी जगह राख में तब्दील हो गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। रीडर्स, अगर चैप्टर पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, और हो सके तो नॉवल को शेयर भी कर देना, ताकि और भी रीडर्स पढ़ सकें और थोड़ा सा राइटर को भी सपोर्ट मिल जाए। एपिसोड 3, अलीशा का नॉवल में आना, आयरा की लाइफ। एक खूबसूरत सा रूम, जिसका इंटीरियर पिंक और वाइट कलर का था। बीच में लगे मीडियम साइज के बेड पर एक ठीक ठाक सी लड़की ब्लैंकेट ओढ़े सोई हुई थी।
उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थीं और वो उठने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रें सीधा सीलिंग पर पड़ीं। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के लेटी कुछ पल अपनी ठंडी नज़रों से सीलिंग को घूरती रही, फिर उठकर बैठ गई। उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। उस लड़की ने अपने सर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ बोली, ये मेरे सर को क्या हुआ? इतना कहते ही उसके माइंड में कुछ चीज़ें रिवाइज होने लगी। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और अपने चेहरे को छूते हुए बोली, क्या मैं जिंदा हूँ? लेकिन मैं उस आग से बच कैसे गई? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतना कहते ही अचानक ही उसकी नज़रें सामने लगे मिरर पर पड़ीं, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी के साथ बड़ी बड़ी हो गईं। मिरर में सामने एक बहुत खूबसूरत सा चेहरा है, लेकिन उस चेहरे पर बहुत भद्दा मेकअप किया हुआ है, जिस वजह से वो चेहरा बहुत अजीब सा दिख रहा है। उसके बाल ग्रीन कलर के थे और उसने नाक में बड़ी सी नोज पिन पहनी हुई थी। उसके बाल घुंघरालू थे, जो शायद नेचुरल नहीं थे, उसने उन्हें घुंघरालू लुक दिया हुआ था। कानों में बड़े बड़े ईयरिंग जो उसके लुक के बिल्कुल अपोजिट थे। वो ईयरिंग गोल्ड के थे, लेकिन उनकी डिज़ाइन बहुत ओल्ड थी, जिस वजह से वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रहे थे। उसका रंग जो अभी हल्का सांवला नजर आ रहा था, जो उसने क्रीम लगाकर किया हुआ था। लोग गोरा होने के लिए क्रीम का यूज़ करते हैं, और इस लड़की ने सांवला होने के लिए क्रीम का यूज़ किया, जो गोरे इंसान को थोड़ा सांवला दिखाए। अभी वो लड़की सिर्फ मिरर में देख ही रही थी, तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ पड़ी। मास्टर, आई एम सॉरी, मैंने बिना आपकी परमिशन के आपकी सोल को इस लड़की की बॉडी में डाल दिया। आप अभी एक नॉवल वर्ल्ड में हो, जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह ही है, और अभी आप इस नॉवल की मेन फीमेल लीड की बॉडी में हो, जिसने अपने हाथों खुद को बर्बाद कर दिया। इस आवाज़ को सुनते ही अलीशा ने इधर उधर देखा। ये आवाज़ उसके डिवाइस की ही थी, जो उसने बनाया था। इस डिवाइस का नाम सोल सिंक है, जो आसानी से किसी डेड बॉडी की सोल को किसी दूसरी डेड बॉडी में डाल सकता है। इसका रियलिटी से कोई संबंधन नहीं है। सोल सिंक की बात सुनने के बाद अलीशा ने एक गहरी सांस भरी और कोल्ड टोन में कहा, मुझे इस लड़की की लाइफ के बारे में जानना है। इसकी मेमोरी को मेरे अंदर फिट करो, और ये इतनी खूबसूरत होने के बाद भी इतनी गंदा लुक क्यों कैरी करी हुआ है? मुझे तो इसे देखकर भी वॉमिटिंग हो रही है। इतना भद्दा मेकअप करने की इसे क्या ज़रूरत थी, जबकि ये नेचुरल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सब कहते हुए अलीशा इस नॉवल वर्ल्ड की मेन लीड आयरा गोयनका का चेहरा देख रही थी, जो अभी 18 साल की हुई थी, और उसका चेहरा वाकई में बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल किसी डॉल की तरह। अलीशा उसकी नेचुरल खूबसूरती देख सकती थी। आयरा को गोयनका फैमिली में ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। उसे 10 साल पहले इकोनॉमिकली पीछे और एक अनसेटल्ड देश में बिना किसी एक्सप्लेन के भेज दिया गया। कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया कि वो वहाँ जिंदा भी है या फिर मर गई। अपनी किस्मत की वजह से वो वहाँ पर बच गई थी, लेकिन अगर वो मर जाती तो वो उसकी खुद की गलती होती और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आयरा को फैमिली उससे ज़्यादा अपने दोस्त की बेटी कशिश को पसंद करते हैं। उनकी नज़र में कशिश एक बहुत ही भोली और सिंपल लड़की है, जिसे आयरा की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आयरा हर्ष माहेश्वरी के पीछे पागल थी। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। 3 साल पहले वापस इंडिया में आने के बाद आयरा हर रोज़ हर्ष के आगे पीछे घूमती रहती थी, उसकी अटेंशन पाने के लिए। हर्ष ने न जाने कितनी बार आयरा को बेइज्जत किया, लेकिन उसके बाद भी आयरा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अभी 2 दिन पहले ही एक सी पार्टी में सब यंग बॉय एंड गर्ल्स शिप में पार्टी कर रहे थे। वो सब समुद्र की सैर को एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शिप में पार्टी रखी। लेकिन उस शिप से कशिश जानबूझकर समंदर में कूद गई और उसने खुद से ही आयरा को भी अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आयरा भी समुद्र में गिर गई। देखने वालों को यही लगा कि आयरा ने कशिश को समुद्र में धक्का दिया है। हर्ष भी वहीं था। उसने आयरा को बचाने की जगह कशिश को बचाया। वो बिना सोचे समझे पानी में कूद गया और उसे बचा लिया, और आयरा को मरने के लिए उस गहरे पानी में ही छोड़ दिया। वो तो आयरा की किस्मत अच्छी थी कि किसी अनजान शख्स ने उसे बचा लिया और सेफली उसे किनारे पर छोड़ दिया। अभी आयरा मौत के मुंह से बाहर आ गई। इनफैक्ट आयरा मर चुकी थी और उसकी डेड बॉडी में सोल सिंक ने अलीशा की सोल डाल दी। आयरा हमेशा कशिश की कॉपी करती थी, क्योंकि हर्ष कशिश को पसंद करता था, और आर्या को लगा कि अगर वो भी कशिश की तरह दिखेगी तो हर्ष उसे भी पसंद करने लगेगा। कशिश का रंग सांवला था और उसके बाल भी बहुत ज़्यादा घुंघराले थे। वो नाक में नोज पिन पहनती थी, और एक अच्छी संस्कारी लड़की बनने की एक्टिंग करते हुए वो हमेशा ज़्यादातर सूट सलवार पहनती, जिसके ऊपर वो गोल्ड की झुमकी या लॉन्ग ज्वेलरी पहनती थी। आयरा बाहर की कंट्री में पली बढ़ी थी, इसलिए वो सूट नहीं पहनती थी, लेकिन वो कशिश की ज्वेलरी कॉपी करके पहनती थी, जिससे सब उसे कॉपीकेट कहते थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 4, विश्वनाथ गोयनका की रूड बातें, अलीशा का करारा जवाब।
आयरा को फैमिली में भी कोई ज्यादा खास पसंद नहीं करता, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। अलीशा ने एक गहरी सांस भरी और उठकर वॉशरूम में चली गई। उसने पहले अच्छे से शावर लिया और अपनी बॉडी पर जमी उस क्रीम को साबुन से रब करके साफ करने लगी। उसे इस वाहियात क्रीम पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बोली, ये क्रीम बनाने वाली कंपनी कौन सी है? मैं इस कंपनी को आज ही बंद करवा दूंगी। कैसे घटिया प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये बेकार लोग। खुद से ये कहते हुए वो बुरी तरह अपनी बॉडी को रब कर रही थी। लगभग 2 घंटे शावर लेने के बाद अलीशा को थोड़ा अच्छा लगा। तभी उसके रूम में एक लेडी आई और उसने जैसे ही वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ सुनी तो एक पल के लिए वो चौंक गई। दूसरे ही पल उसके फेस पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो जल्दी से डोर के पास आई और नॉक करते हुए बोली, आर्या बेटा, क्या तुम अंदर हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। ऐसे में ठंडे पानी से शावर मत लेना, तुम फिर से बीमार पड़ जाओगी। इस आवाज़ को सुनते ही आर्या, जो फिर से शावर के नीचे खड़ी हो गई थी, उसने सर टेढ़ा कर डोर को घूरा। वो इस आवाज़ को अच्छे से पहचानती थी। ये आवाज़ आर्या की मॉम की थी, जो उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन फैमिली और अपने हस्बैंड के प्रेशर की वजह से वो आर्या से दूर रहती थी, उसके लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाई। लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उन्हें उसकी फिक्र रहती थी। आयरा की मॉम की आवाज़ सुनकर अलीशा की आंखें थोड़ी सॉफ्ट हो गईं। वो अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए बोली, ओके मॉम, मैं हॉट वाटर से ही शावर ले रही हूँ, डोंट वरी, अभी मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर आर्या की मॉम अंशिका जी थोड़ी शांत हो गईं। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ओके बेटा, हम तुम्हारे लिए ये शुप लेकर आए हैं, शावर लेने के बाद इसे पी लेना। ये बोलकर उन्होंने शुप को बेड के पास रखी टेबल पर रखा और फिर रूम से चली गई। उनके जाने के 10 मिनट बाद आर्या बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त उसकी वाइट मिल्की स्किन बहुत ज़्यादा लाल हो रखी थी और उसके बालों का वो गंदा कलर भी निकल गया था, जिससे उसके सुनहरे ब्राउन नेचुरल बाल बहुत अच्छे से शाइन कर रहे थे। अलीशा ने एक नज़र टेबल पर रखा शुप देखा और फिर क्लोजेट में चली गई। उसने वार्डरोब ओपन करके जैसे ही उसमें रखी ड्रेसेस को देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। पूरे वार्डरोब में बहुत अजीब से कपड़े रखे थे। वो सारे ट्रेडिशनल कपड़े थे, लेकिन उन कपड़ों की डिज़ाइंस बहुत पुरानी थी और उनका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क था, जो उन कपड़ों की डिज़ाइंस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। तभी अलीशा को याद आया कि आयरा को हमेशा शॉपिंग करवाने के लिए वो घटिया लड़की कशिश लेकर जाती थी और वो जानबूझकर आयरा को ऐसे कपड़े दिलवाती थी जो उसके लुक पर 1% भी सूट नहीं करते थे, ताकि आयरा कभी खूबसूरत ना लगे, सभी उसके लुक का मजाक बजाएं और वो हर्ष के सामने भी एक जोकर से ज्यादा कुछ न लगे। ये याद करके अलीशा की गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। उसने अपने दांत पीस लिए। अलीशा उन सारे कपड़ों को अलग करके अपने लिए कुछ सिंपल सा ढूंढने लगी। उसे ब्लैक कलर पसंद था, लेकिन पूरे वार्डरोब में उसे ब्लैक कलर के कपड़े मिल ही नहीं रहे थे। बहुत देर ढूंढने के बाद अलीशा को ब्लैक डेनिम जीन्स और उसके ऊपर पहनने के लिए ब्लैक टी शर्ट और जैकेट मिली। अलीशा ने उन कपड़ों को लिया और पहनकर बाहर आ गई। वो ब्लैक कपड़े उसके गोरे रंग पर बहुत अच्छे लग रहे थे और उसके पावरफुल ऑरे को और भी ज्यादा डार्क और डेंजर बना रहे थे। ब्लैक रंग उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता था। अलीशा ड्रेसिंग मिरर के सामने आई और उसने सोच लिया था कि वो सबसे पहले अपने इस रूम का इंटीरियर चेंज करवाएगी और इसमें रखी सारी चीज़ों को भी। वो पहले अपने लिए शॉपिंग करना चाहती थी ताकि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अलीशा ने ड्रेसिंग मिरर के सामने रखी सारी क्रीम्स को डस्टबिन में डाल दिया और उन क्रीम्स पर लिखा कंपनी का नाम एक बार अपनी नज़र से निकाल लिया। अलीशा ने अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगाया और फिर शुभ पीकर रूम से बाहर निकल गई। हुए नीचे आई और बिना किसी पर ध्यान दिए बाहर जाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में किसी की रौबदार आवाज़ पड़ी। अब कहाँ चली महारानी? किसे परेशान करने जा रही हो? हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम रूम से बाहर नहीं आओगी। फिर तुम नीचे कैसे आई और बिना पूछे महारानी की तरह कहाँ जा रही हो? इस आवाज़ को सुनते ही अलीशा के कदम रुक गया। उसने हल्की सी गर्दन टेढ़ी करके सामने सोफे पर बैठे 70 साल के आदमी को देखा, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर अलीशा का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने पिछले जन्म में खुद को मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ा था, तो इस जन्म में वो किसी की कैसे सुन सकती थी? दूसरों की सुनना उसकी लाइफ की डिक्शनरी में था ही नहीं। अलीशा ने उस 70 साल के बुढ़े आदमी को घूरते हुए कहा, हुआ यू, और जब आपको पता है कि मैं महारानी हूं तो रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इतनी औकात है आपकी कि महारानी को रोक सको? बॉडी तो बहुत वीक नजर आ रही है। इतना चिल्लाओगे तो कहीं ये चीखना खुद के लिए भारी ना पड़ जाए। बुढ़ापे में टूटी हुई हड्डियां जुड़ने वाली भी नहीं है, और आपके इस पतले दुबले शरीर को देखकर लग रहा है एक में ही आप नर्क में पधार जाओगे। वैसे मैंने बहुतों को नर्क के दर्शन करवाए हैं, एक को और नर्क के दर्शन करवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए वो अपनी कोल्ड नज़रों से इस घर के बड़े विश्वनाथ गोयनका को घूर रही थी।
वहीं अलीशा की बातें सुनकर सब शॉक्ड नज़रों से उसे देखने लगे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन्हें किसी चीज़ का बहुत बड़ा सदमा लगा है। वो सब आंखें बड़ी बड़ी किए आर्या को देख रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 5। मुझे आपको अपना बाप कहते शर्म आ रही है, नितेश गोयनका का गिल्ट। अब तक आपने पढ़ा। बॉडी तो बहुत वीक नजर आ रही है, इतना चिल्लाओगे तो कहीं ये चीखना खुद के लिए भारी ना पड़ जाए। बुढ़ापे में टूटी हुई हड्डियां जुड़ने वाली भी नहीं है, और आपके इस पतले दुबले शरीर को देखकर लग रहा है एक में ही आप नर्क में पधार जाओगे। वैसे मैंने बहुतों को नर्क के दर्शन करवाए हैं, एक को और नर्क के दर्शन करवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए वो अपनी कोल्ड नज़रों से इस घर के बड़े विश्वनाथ गोयनका को घूर रही थी। वहीं अलीशा की बातें सुनकर सब शॉक्ड नज़रों से उसे देखने लगे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन्हें किसी चीज़ का बहुत बड़ा सदमा लगा है। वो सब आंखें बड़ी बड़ी किए आर्या को देख रहे थे। अब आगे। आयरा की यूजुअल कोल्ड रूडनेस से वहां बैठी पूरी फैमिली गुस्से से भड़क गई। आयरा के डैड नितेश गोयनका, जो मिडिल एज के बिजनेसमैन, साथ में बहुत गुस्सैल नेचर के हैं, उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा किस बात का ये एटीट्यूड है? क्या बाहर रहकर तुम अपने से बड़ों से बात करना तक भूल गई हो? तुम्हें किसी चीज़ की परवाह है भी या नहीं? यू नो वॉट, बाहर रहकर तुम पूरी तरह से आउट ऑफ लाइन हो गई हो। हमें तुम्हें इंडिया बुलाना ही नहीं चाहिए था। एक तरफ कशिश है, जो इतनी ज़्यादा संस्कारी और मासूम है, जिसे सबकी परवाह है, और दूसरी तरफ तुम हो, इतनी बदतमीज़, कोल्ड और घटिया बातें करने वाली। हमें तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। मिस्टर नितेश गोयनका गुस्से से चीखते हुए बोल रहे थे। अलीशा बोरियत से उन्हें देख रही थी। उसे उनकी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। अलीशा ने अपना सर हल्का सा झुकाया और सार्कास्टिकली हंसी हंसते हुए मन ही मन सोचने लगी, क्या इस इंसान को सच में लगता है मुझे इसके गुस्से से फर्क पड़ेगा? क्या इसका गुस्सा इतना खतरनाक है जो ये मुझे डरा सकता है? इनफैक्ट ये तो मेरा रिएक्शन पाने के भी लायक नहीं है। क्या ये लोग भूल गए हैं कि आयरा 10 साल पहले ही वापस आ गई थी? अलीशा ने काफ़ी वक्त तक कई चीज़ें सुन ली, तो इसलिए उसने गुस्से या फिर किसी भी इमोशन की परवाह करनी ही छोड़ दी थी। ये सोचते हुए उसने नज़रें उठा सामने खड़े मिस्टर गोयनका को देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, रेप्यूटेशन? किस रेप्यूटेशन की बात कर रहे हैं आप मिस्टर गोयनका? आपके संस्कार रेप्यूटेशन तब कहा गई थी जब आपने अपनी ही बेटी को एक अंडर डेवलप्ड और इकोनॉमिकली पिछड़ी हुई कंट्री में मरने के लिए छोड़ दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई, वरना आप लोगों को मेरे मरने पर भी 1% भी दुख नहीं होता। आपको मुझे बेटी कहते शर्म आती है ना, और मुझे आपको बाप कहते शर्म आती है। आप जैसे बाप बनने के लायक ही नहीं हो। आप जैसे बाप से अच्छा तो मेरी माँ मुझे बिना बाप के पैदा कर देती तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम आपका नाम तो नहीं जोड़ता मेरे नाम के आगे। अगर गुनाह और लालच को रेप्यूटेशन के तौर पर गिना जाता है तो पक्का पूरे मुंबई शहर में गोयनका परिवार ही सबसे ज़्यादा रेप्यूटेशन वाला परिवार है। जो लोग अपने घर की बेटी से ज़्यादा किसी गैर की बेटी को प्यार करते हों, उनसे ज़्यादा महान इंसान तो शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। ये कहते हुए उसने एक नज़र सोफे पर बैठी कशिश को देखा, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। आयरा की बात सुनकर किचन में काम कर रही उसकी मॉम जल्दी से किचन से बाहर आई। वो आयरा के पास आई और सबकी तरफ देखा। पूरी गोयनका फैमिली गुस्से से आयरा को देख रही थी, तो वहीं नितेश गोयनका एकदम से शांत हो गए थे। उनके कानों में बार बार आयरा के कहे शब्द गूंज रहे थे, आपको अपना बाप कहते मुझे शर्म आती है। आप जैसे बाप से अच्छा तो मेरी माँ मुझे बिना बाप के पैदा कर देती तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम आपका नाम तो नहीं जुड़ता मेरे नाम के आगे। मिस्टर गोयनका, नितेश जी के कानों में यही वर्ड गूंज रहे थे। आज पहली बार आयरा ने उन्हें डैड की जगह मिस्टर गोयनका बुलाया था, जबकि आज से पहले उन्होंने न जाने कितनी ही बार आयरा को भला बुरा सुनाया था, लेकिन फिर भी वो हमेशा डैड डैड करते हुए उनके पीछे भागती थी, उनकी अटेंशन पाने की कोशिश करती थी। आयरा को यहाँ आए हुए 10 साल हो चुके थे और इन 10 सालों में उन्होंने कभी अपनी बेटी पर ध्यान ही नहीं दिया। उनके लिए कशिश ही सब कुछ थी। आज पहली बार आयरा के मन की बात सुनकर उन्हें मन ही मन थोड़ा गिल्ट होने लगा था। तभी वहाँ बैठी एक औरत जिसने ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडर्ड वाली साड़ी पहनी थी और उससे मैचिंग गहने भी, उसका बाल बहुत ही अच्छे से अरेंज किया हुआ था और उसका चेहरा वेल मेंटेन था। वो एलिगेंट और जेंटल लग रही थी। उसने आयरा की तरफ देखकर अपनी काइंड और जेंटल आवाज़ में कहा, आयरा बेटा, क्या अभी तुम ठीक हो? तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम्हें होश में आए हुए कुछ ही देर हुई है, ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं है। इस आवाज़ को सुनकर आयरा ने उनकी तरफ देखा। ये औरत आयरा की चाची माधुरी गोयनका है, जो 40 की एज में भी काफ़ी खूबसूरत दिखती है। ये एक काइंड हार्टेड औरत है जो आयरा और कशिश से बराबर प्यार करती है और साथ में अपनी बेटी कीर्तिका से भी। कीर्तिका कशिश की बेस्ट फ्रेंड है और ये आयरा से बहुत नफरत करती है।
कीर्तिका की एज 23 इयर्स है और इसकी नज़र में आयरा कशिश को जान से मारना चाहती है। आयरा एक बहुत घटिया लड़की है जिसके पास कुछ नहीं है और वो बस बिना मेहनत के दूसरों के पैसों पर ऐश करना जानती है। आयरा कशिश और हर्ष के बीच में आकर उनकी लाइफ बर्बाद कर रही है। कीर्तिका की आयरा को लेकर यही सोच थी और इस वजह से वो आयरा से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और हमेशा अपनी फ्रेंड कशिश के फेवर में खड़ी रहती है। चाची जी की बात सुनकर आयरा ने उनकी तरफ देखा और अपना सर हिलाते हुए थोड़ी सॉफ्ट आवाज़ में बोली, यस, मुझे अभी बेटर फील हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों की घटिया बातों से मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। कुछ लोगों को मेरा खुश रहना रास कहाँ आता है। बाय द वे मैं जा रही हूँ। जिसे भी अपना ड्रामा कंटिन्यू रखना है वो रख सकते हैं। इतना बोल वो जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी उसके कानों में एक लड़के की आवाज़ पड़ी। देखा मॉम, आपके प्यार का नतीजा, ये लड़की किस तरह से बात कर रही है। मुझे लगता है इसे फिर से आउट ऑफ कंट्री भेज देना चाहिए, वरना ये हम सब के लिए बहुत डेंजर साबित हो सकती है। ये बात आयरा के बड़े भाई आशीष ने कही थी। आशीष की एज 27 इयर्स है और ये अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा है। ये आयरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ये हर्ष का बेस्ट फ्रेंड है और इसकी नज़र में आयरा बेवजह हर्ष के पीछे पड़ी है। वो हर वक्त बस हर्ष को परेशान करती रहती है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से आयरा ने हर्ष को पसंद किया है तब से धीरे धीरे आयरा की पूरी जिंदगी बदलने लगी थी। और आज हर्ष की बदौलत आयरा इस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई कि उसकी खुद की फैमिली उसकी दुश्मन बन गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।